हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ताप, वर्षा व वायुमंडलीय दाब, हवाओं की दिशा को अध्ययन को ही जलवायु कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? ताप, वर्षा व हवाओं की दिशा के अध्ययन को ही जलवायु कहा जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारतीय जलवायु की दो मुख्य विशेषता होती हैं। क्या होता है दोस्तों? भारत की जलवायु की दो मुख्य विशेषताएं कि ये उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु होती हैं। अपन देखते हैं कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस होता है। जलवायु वो होती है जो कि वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक एक समान रहती है, लगभग 20 से 25 वर्षों तक एक समान रहती है, उसे जलवायु कहते हैं। जबकि मौसम होता है दोस्तों वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्द ही बदलती रहती है, अर्थात ऋतु के हिसाब से बदलती है, उसे मौसम कहते हैं। तो अब आपको पता हो गया होगा कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच से गुजरता है। क्या होता है दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच से गुजरता है, यानी कि ये इस स्थान से गुजरता है, उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसी कारण से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। और कर्क रेखा जो है दोस्तों ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये वाला जो क्षेत्र है क्या है? भारत है, और इसके ये बीचों बीच से गुजरती है। जबकि भूमध्य रेखा, मध्य की जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और नीचे जो कि मकर रेखा है ये सूर्य की किरणों के सामने होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मोशिन शब्द से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? मोशिन शब्द से मानसून की उत्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन। और भारत में दो प्रकार की हवाएं प्रवाहित होती हैं। किसी भी स्थान या देश की जलवायु उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है इस बात पर डिपेंड करती है। वह स्थान किस अक्षांश पर पड़ता है, वहाँ पर पहाड़ी स्थिति कैसी है, और उस स्थान की हाइट क्या है, इस विशेषता पर उस देश की जलवायु होती है। अब देखते हैं कि अमृतसर और शिमला है। क्वेश्चन बन चुका है, एक बार एग्जाम में आ चुका है कि अमृतसर और शिमला की जो वर्षा स्थिति वो अलग अलग होती है, क्योंकि यह शिमला जो है अमृतसर से अधिक ऊंचाई पर है। इसी कारण से वहाँ की जलवायु में डिफरेंस होता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में हवा और दाब का क्या रिलेशन है? तो हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। किधर करती है दोस्तों? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा गति करती है। अब देखते हैं टेम्परेचर और दाब में क्या डिफरेंस है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब घटता है। इस फॉर्मूले से टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो दाब क्या होगा दोस्तों? घटेगा। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है दोस्तों? जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। क्या होता है दोस्तों? सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, जिसके कारण भारत के पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होगा तो जो भारत का पश्चिमी भाग है उसमें अत्यधिक तापमान बढ़ जाएगा, जिसके कारण भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या हो जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब लंबवत हैं सूर्य इस कर्क रेखा के, तो लंबवत होने के कारण भारत का जो पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी भाग जैसे कि राजस्थान है, पाकिस्तान है, गुजरात है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा? अत्यधिक तापमान बढ़ जाएगा, जिसके कारण भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और इसी के कारण हिंद महासागर में ताप कम होने से उच्च दाब वाली पवनें चलती हैं। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उच्च दाब होगा, और उच्च दाब वाली पवनें चलेगी, उससे भूमध्य रेखा पार करके ये भारत के स्थल भाग की तरफ बढ़ने लगती हैं। अर्थात ये पवनें जो चलती हैं ये भारत के स्थल भाग की तरफ बढ़ने लगती हैं। और इनके स्थल भाग की तरफ बढ़ने से क्या होता है कि ये समुद्र से होकर आती हैं और अपने साथ जलवाष्प लेकर आती हैं। जब जलवाष्प लेकर ये साथ में आती हैं तो ये भारत के कुछ हिस्सों पर वर्षा करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवनें हैं अरब सागर से उठती हैं। कहाँ से उठती है दोस्तों? अरब सागर से। और जब अरब सागर से ये प्रथम बार केरल तट पर पहुँचती हैं और केरल में ही 1 जून के लगभग बारिश कर देती हैं।
अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। और ये है जब दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के स्थल भाग के पास पहुंचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। प्रथम शाखा केरल तट पर, और यह 1 जून को पहुंचता है। और ये मानसूनी पवनें पश्चिम घाट से टकराती हैं, वो बारिश करती हैं। किससे करेगी? पश्चिम घाट से। ये जो पश्चिम घाट है इससे टकरा करके बारिश करती हैं। ये पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर, अर्थात पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान क्या है? यह है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है वो पश्चिमी घाट में आता है। और इस स्थान पर कम वर्षा होती है क्योंकि ये पश्चिमी घाट से यानी कि इस भाग से टकरा जाती हैं। और तो ज़्यादातर वह केरल व कर्नाटक के जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, उसी पर वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उस भाग में वर्षा कम होती है, जबकि तमिलनाडु का जो पश्चिमी भाग है उस भाग में वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है उसकी अपेक्षा, क्योंकि जब वर्षा की पवनें ऊपर उठती हैं तो यह 1200 मीटर के लगभग ही पानी बरस जाता है। और इससे ऊपर अगर यदि कोई स्थान है तो उस पर कम पानी गिरता है या न के बराबर ही पानी गिरता है। इस कारण से ये वृष्टि छाया क्षेत्र वाला भाग आ जाता है। अरब सागर की जो मानसून पवनें हैं वह उसकी दूसरी शाखा महाराष्ट्र के मुंबई से प्रवेश करती हैं और मध्य भारत में बारिश करती हैं। वो तीसरी जो पवन है वो गुजरात से प्रवेश करती हैं, यानी गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती हैं, वह राजस्थान होते हुए पंजाब तक जाती हैं। दूसरी शाखा 5 से 10 जून के आसपास मुंबई के तट से भारत में प्रवेश करती है। वो मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती हैं, परंतु इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन में देखने को नहीं मिलता। तो कहाँ पे नहीं मिलता दोस्तों? छत्तीसगढ़ के बेसिन में देखने को नहीं मिलता। तो ये वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में आता है और इस स्थान पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्थान पर नहीं मिलता दूसरी जो मानसून पवन है उससे, तो छत्तीसगढ़ के बेसिन में देखने को नहीं मिलता। जबकि जो तीसरी शाखाएँ वो गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती हैं और राजस्थान होकर पंजाब तक जाती हैं। राजस्थान में ये अरावली की पहाड़ियों के सहारे आगे बढ़ती है। इस कारण से राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के कारण वर्षा होती है, वो भी कुछ मात्रा में ही वर्षा होती है, जबकि पंजाब में सर्वाधिक वर्षा करती हैं। पंजाब पहुंचने पर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों के साथ मिलकर के पश्चिमी हिमालय पर वर्षा उत्पन्न करती हैं। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जो उठती हैं, ये पवनें जब उठती हैं तो ये अपने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर के बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। ये किससे टकराती है? इधर तो बांग्लादेश हैं और इधर जो है म्यांमार हैं, तो इनके जो तटीय भाग है इनसे टकराती हैं। और यहाँ पर अर्काइन की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। इन पहाड़ियों से टकरा करके ये भारत की तरफ जाती हैं और बांग्लादेश के दक्षिण से प्रवेश करती हैं। वो गंगा के मैदान, पंजाब के मैदान, व हिमाचल के मैदान में बारिश करती हैं। दूसरी शाखा जो है वो उत्तरी पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से जाकर के वर्षा करती है। जो दूसरी शाखा उठती हैं दोस्तों, ये मेघालय की तरफ वर्षा करती हैं और मेघालय में गौरो पर्वत पर जो मॉनसून राम स्थान है उस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा उत्पन्न करती हैं। तो मेघालय कहाँ पे? इस स्थान पे है। तो इस स्थान पर मेघालय के मौसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, अर्थात यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मौसिन राम में विश्व की सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। मौसिन राम भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान भी माना जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन है? तो है मौसिन राम। वो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मेघालय में मौसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा का कारण क्या है? तो वर्षों का कारण है पर्वतों की आकृति के कारण ही उस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर के समय में शीत ऋतु में सूर्य जो है मकर रेखा के लंबवत हो जाता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा के लंबवत होता है। लेकिन शीत ऋतु में मकर रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में तापमान कम हो जाता है और इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान अधिक हो जाता है।
बढ़ जाता है, अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। यदि तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा, इस कारण से उधर निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। तो इस वाले भाग में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर हो रहा है, और नीचे वाले जो हिंद महासागर के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसमें लो प्रेशर हो रहा है। उच्च दाब पवनें भारत के उत्तरी पूर्व से हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगती हैं। जो उच्च दाब पवनें हैं वो भारत के उत्तरी पूर्व से हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगती हैं। वो उत्तरी पूर्वी मानसून की शुरुआत हो जाती है, और इसे ही जब वह लौटता हुआ मानसून है उसे अपन क्या कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं। तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है? तो इसके दो कारण हैं। एक कारण है तमिलनाडु तट को या कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पर्वतों के समानांतर हैं। क्या है? मानसूनी पर्वतों के समानांतर हैं, इस कारण से ये शुष्क रहता है। दूसरा क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, जो कि अपने आगे समझा था कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, मानसूनी पूर्णियाँ ऊपर उठती हैं और ये 1200 मीटर पर ही पानी गिर जाता है, जबकि इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान पर पानी ज़्यादातर नहीं पहुंच पाता और बारिश कम होती है, इस कारण से वो शुष्क रहते हैं। लौटते हुए मानसून में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु के भूभाग पर होती है, जो कि 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो वो होती है तमिलनाडु पर। और कितनी होती है, 60 से 70% वर्षा जो होती है लौटते हुए मानसून से, तो वह तमिलनाडु में। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से आने वाला एक तूफान है। क्या है? एक तूफान है जो भूमध्य सागर से उठता है, अर्थात इस तरफ से ये तूफान आता है जो कि भूमध्य सागर से उठता है और भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में ये बर्फबारी करता है, जिससे वहाँ की फसल तो खराब होती है, परंतु ये पश्चिमी विक्षोभ गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। किसके लिए होता है? गेहूँ की फसल के लिए फायदेमंद होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के लिए फायदेमंद है? तो गेहूँ की फसल के लिए ये फायदेमंद होता है। भारत के वर्षा के आंकड़े भी अपन देखते हैं। भारत में औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर के लगभग होती है। भारत के 35% भाग पर केवल 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितनी? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा 35% भाग पे होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो 400 सेंटीमीटर से अधिक पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र पर होती है। सबसे कम 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख और लेह में होती है। तो लेह लद्दाख वाला ये क्षेत्र है, और ये पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। जो 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा इन स्थानों पर होती है। जिन स्थानों पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर चावल की खेती होती है, अर्थात वहाँ पर चावल बोया जाता है। जिन स्थानों पर 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जिन स्थानों पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर चावल बोया जाता है। आम्र वर्षा क्या होती है? आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही मानसून आने से पहले बिहार व पश्चिम बंगाल में बरसात देखने को मिलती है। कहाँ पर? बिहार में व पश्चिम बंगाल में बरसात देखने को मिलती है, जो कि आम की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसे ही आम्र वर्षा कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।